की ओर से जो 10 आप लोग पिछले 8-9 दिन से सुन रहे हैं, लेकिन आज का विषय थोड़ा इतर है और आज है सिनेमा और थर्ड जेंडर। उस पर हम 96 में जो 10 सर्वश्रेष्ठ दुनिया के 10 सर्वश्रेष्ठ फिल्मों की सूची बनाई, उसमें उन्होंने दायरा को रखा। और वैसी फिल्म भारत में नहीं दिखाई गई। मैं बहुत कम समय लूँगा कि उस फिल्म को किस तरह से रिसीव किया दुनिया वालों ने। टाइम्स मैगजीन जिसकी बात मैं कह रहा हूँ, तो उनके एक ये फिल्म क्रिटिक हैं ट्रेवन जॉनस्टन। उन्होंने दायरा फिल्म के लिए लिखा कि विषयगत साहस की दृष्टि से शानदार फिल्म है। धन्यवाद। तो मैं वांग्मय हिंदी पत्रिका की ओर से जो 10 दिवसीय ये बातचीत हो रही है ट्रांसजेंडर पर, उनमें जो लोग मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उन सब का स्वागत है। वांग्मय पत्रिका की ओर से स्वागत है। जो आज का विषय है, आप लोग पिछले 8-9 दिन से सुन रहे हैं, लेकिन आज का विषय थोड़ा इतर है और आज है सिनेमा और थर्ड जेंडर। उस पर हम लोग बात करेंगे। वैसे मैं आपको बता दूं कि ना तो मैं थर्ड जेंडर का कोई विशेषज्ञ हूं और न सिनेमा का विशेषज्ञ हूं। बात ये हुई कि फिरोज़ भाई निकालते हैं पत्रिका वांग्मय, तो उन्होंने मुझे लिखवाया लेख। फिर बया का विशेषांक आया, तो उसमें मैंने लिखा लेख, तो लगा कि भाई ये भी उस पर कुछ बोल सकते हैं। तो मैं आपके सामने में शुरू करता हूं। सिनेमा और समाज पर प्रभाव से पहले मैं बात करना चाहूँगा, जो सिनेमा बनाते हैं उन लोगों का विचार थर्ड जेंडर के प्रति क्या पहले रहा है और अब क्या रहा है, और उनमें क्या परिवर्तन हुए। क्योंकि फिल्म तो वो बनाते हैं, तब हम लोग देखते हैं। तो ये जो यात्रा है फिल्मी दुनिया की थर्ड जेंडर के प्रति सोचने विचारने का, वो अत्यंत रोचक है और बहुत आनंददायक है। बहुत सारे लोग जुट गए हैं, सरस्वती भी जुट गई हैं, कुलदीप भी। तो आप सब लोग जो लोग जुटे हैं उनका स्वागत है। तो उसमें हम देखते हैं कि याद करते हैं 1996, लगभग हम समझते हैं कि उन दिनों थर्ड जेंडर पर फिल्म तकरीबन नहीं बनी थी। तो 1996 में फिल्म बनती है अमोल पालेकर डायरेक्शन में दायरा। अमोल पालेकर को आप जानते होंगे, नहीं जान मतलब एक फिल्म का नाम याद दिला दूं आपको, पहेली, जो विजय दानदेथा की कहानी दुविधा पर पहेली बनी थी, उसके डायरेक्टर अमोल पालेकर। और बहुत बड़े डायरेक्टर हैं, बहुत अंतर्दृष्टि संपन्न डायरेक्टर हैं। तो उन्होंने फिल्म बनाई 1996 में ट्रांसजेंडर की समस्या को लेकर के दायरा। दुर्भाग्य ये हुआ कि दायरा फिल्म हिंदुस्तान में रिलीज ही नहीं हो पाई और विदेशों में इतनी प्रसिद्धि मिली उस फिल्म को कि आप सोच नहीं सकते हैं। जितने भी इंटरनेशनल फेस्टिवल हुए, वो टोरंटो इंटरनेशनल फेस्टिवल हो, लंदन इंटरनेशनल फेस्टिवल हो, न्यूयॉर्क इंटरनेशनल फेस्टिवल हो, उन सारे फेस्टिवल्स में वो फिल्म को बहुत सराहना मिली। और टाइम्स मैगजीन 96 में जो 10 सर्वश्रेष्ठ दुनिया के 10 सर्वश्रेष्ठ फिल्मों की सूची बनाई, उसमें उन्होंने दायरा को रखा। और वैसी फिल्म भारत में नहीं दिखाई गई। मैं बहुत कम समय लूँगा कि उस फिल्म को किस तरह से रिसीव किया दुनिया वालों ने। टाइम्स मैगजीन जिसकी बात मैं कह रहा हूँ, तो उनके एक ये फिल्म क्रिटिक हैं ट्रेवन जॉनस्टन। उन्होंने दायरा फिल्म के लिए लिखा कि विषयगत साहस की दृष्टि से शानदार फिल्म है यह फिल्म हिंदी सिनेमा की पूर्व की धारणाओं को खंडित करता है और आपकी संवेदना को स्पर्श करता है। मानवीय दुविधाओं का ऐसा फिल्मांकन किसी भी भाषा की फिल्म के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। इसके अतिरिक्त भारतीय संगीत अपने सर्वोत्तम रूप में इस फिल्म में आया है। अब बताइए कि
ट्रांसजेंडर की समस्या को तो लेकर के ही म्यूज़िक को लेकर के इस फिल्म की बहुत तारीफ हुई। और आनंद मिलिंद इसके म्यूज़िक डायरेक्टर थे और उन्होंने बहुत बेहतरीन म्यूज़िक इसमें दिया। और समस्या तो थी ही। गे टाइम्स ने लिखा, वहाँ देखिए कि गे टाइम्स भी निकलता है। गे टाइम्स ने लिखा दायरा के लिए कि जिस सत्य को फिल्म में दिखाने की कोशिश की है, गरिमा और दृढ़ विश्वास के साथ कहा गया। तो अब इस फिल्म में है क्या? इस फिल्म में निर्मल पांडे ने ट्रांसजेंडर की भूमिका अदा की है। आप जानते होंगे कि निर्मल पांडे बहुत बड़े अभिनेता रहे हैं, उन्होंने उसमें फिल्म अदा की है। और एक लड़की होती है जो सोनाली कुलकर्णी जिसका नाम है, वो नायिका है, वो उसका गैंग रेप्ड होता है और वहाँ से वो जहाँ वो रहती है वहाँ से वो दूसरी जगह चली जाती है, पुरुष वेश धारण करके रहती है। और उसकी मुलाकात इससे होती है, निर्मल पांडे जो ट्रांसजेंडर है उनसे होती है। तो वो पुरुषों से बहुत नफरत करती है और ये स्त्री वेश में निर्मल पांडे हैं, चूँकि वो ट्रांसजेंडर हैं। तो उन दोनों के बीच में लगाव होता है। बाद में उसको पता चलता है कि ये ट्रांसजेंडर तो है लेकिन ये पुरुष है, और फिर काफ़ी मदद निर्मल पांडे जो ट्रांसजेंडर हैं वो करते हैं। तो इस तरह की वो फिल्म थी, लेकिन दुर्भाग्य ये हुआ कि भारतवर्ष में ये फिल्म रिलीज़ नहीं हो पाई। अब दूसरी एक इंटरनेशनल स्तर पर हम बात करते हैं। 2007 में दुबई इंटरनेशनल फेस्टिवल में एक फिल्म को नहीं दिखाया गया और वो फिल्म था द वर्ल्ड अनसीन, और शमीम साहब उसके निर्देशक थे। वो फिल्म आपको LGBT मतलब लेस्बियन की समस्या पर वो फिल्म थी और 1950 में अफ्रीका के किसी प्रदेश में वो उसको बैकग्राउंड लिया गया था। तो कहा गया कि देखिए इस फिल्म को नहीं दिखाया जाएगा। तो ये जो 1996 से लेकर के 1907 में, और मैं अब आता हूँ 2013 में, बताइए कि किस तरह से दृष्टियाँ बदलती हैं। 2013 हिंदी फिल्म इतिहास का 100वां वर्ष पूरा हो रहा था और उस 100वें वर्ष में पूरी फिल्मी दुनिया ने सोचा कि एक फिल्म अपनी ओर से भारतीय समाज को देना है, और वो फिल्म बनी बॉम्बे टॉकीज़। और इस फिल्म के बारे में तो मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन इतना बता दूं कि वो 4 कहानियों पर आधारित वो फिल्म है और उस फिल्म में 4 कहानियों में 2 कहानियां LGBT से संबंधित हैं। एक तो ट्रांसजेंडर पर है और एक गे पर है। तो मेरा कहने का मतलब है कि आप देख लीजिए यात्रा, फिल्मी दुनिया वालों की यात्रा देख लीजिए कि इस 25 वर्षों में विचारों में कितना बड़ा परिवर्तन आया कि जो 1996 में फिल्म रिलीज़ नहीं हो पाई, वही दुनिया 2013 में जब अपनी ओर से कंट्रीब्यूट करती है तो वो ट्रांसजेंडर पर फिल्म बनाती है। ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और मुझे लगता है कि ये विचारों में परिवर्तन का एक बड़ा दौर है जो कि सुखद है। मैं आपको जो पहले ही बता दूं कि जो फिल्म पर बात करूंगा उसमें कुछ फिल्में मैं लूँगा, सारी फिल्मों को मैं ले नहीं सकता हूँ। सबसे पहले तो अपने को ट्रांसजेंडर तक सीमित रखूँगा और उन फिल्मों में जिसने ब्रेक थ्रू का काम किया है, जिसने मील के पत्थर तोड़े हैं, वैसी कुछ फिल्मों की बात करूँगा जिनमें मैं एक तो बांग्लादेश की फिल्म मैं बोल को लूँगा, कॉमन जेंडर को लूँगा, पाकिस्तान की एक फिल्म जो बोल को लूँगा और हिंदुस्तान में कुछ भारतीय भाषाओं की फिल्म को लूँगा, जैसे तमिल का फिल्म एक नर्तकी है उसको लूँगा और एक मराठी फिल्म है जोगवा उसको लूँगा और हिंदी फिल्म बॉम्बे टॉकीज़ पर बात करूँगा। और इसी बीच में कुछ फिल्में जो महत्वपूर्ण हैं थर्ड जेंडर पर, वो चर्चे के क्रम में वो चीज़ें आ जाएंगी। मुझे लगता है कि जो फिल्में हैं उस फिल्मों के चर्चा से ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि फिल्म वालों के लिए मुद्दे क्या हैं। मुझे लगता है कि ये मुद्दा है कि मानवाधिकार का मुद्दा है, ये मुद्दा है सोशल एक्सक्लूजन का मामला है, मामला मानवीय गरिमा का है। तो जिन फिल्मों में ये मुद्दे हाईलाइट होते हैं वही मुद्दे मुझे लगता है कि जेन्युइन फिल्म वाले इस मुद्दे को उठाते हैं। वैसे जो आप हिंदी फिल्मों को विशेष करके देखें तो उसमें 2-3 स्तर रहे हैं थर्ड जेंडर को लेकर के।
पहले जो फिल्में आती थी थर्ड जेंडर को तो एक उपयोग के रूप में दिखलाते थे, एक मजाक के रूप में दिखलाते थे, एक हास्य के रूप में दिखलाते थे, तो वो तो बहुत खराब होती थी वो फिल्में। थर्ड जेंडर का बहुत खराब छवि प्रस्तुत करती थी। दूसरे तरह की फिल्म वो आई जिसमें एक अपराधी के रूप में थर्ड जेंडर को दिखलाया गया, और उस भयानक के रूप में एक उस तरह से फिल्में सड़क, और सड़क से भी ज़्यादा अगर आपको याद हो संघर्ष फिल्म, मतलब आप जे भी पर्दे पर आशुतोष राणा आते हैं स्त्री वेश में, त्यों ही मतलब पूरे सिनेमा हॉल डर से थर्रा जाता था वो अपराध। और उसके संबंध सूत्र जुड़ते हैं ब्रिटिश सरकार से। ब्रिटिश सरकार ने मतलब जो 1871 में उनको क्रिमिनल ट्राइब घोषित कर दिया था। पता नहीं ब्रिटिश हुकूमत क्यों इतना ट्रांसजेंडर से बहुत ब्रिटिश हुकूमत डरती थी। एक सिंगापुर विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर हैं डॉक्टर हिंग, उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है ब्रिटिश कालीन दौर में जो थर्ड जेंडर की समस्या थी उस पर, और उन्होंने कहा है कि वो जो क्रिमिनल ट्राइब बताया ये उनका शॉर्ट टर्म प्लान था। आप कल्पना कर सकते हैं कि जब ये शॉर्ट टर्म प्लान था तब उनका लॉन्ग टर्म प्लान क्या रहा होगा। निष्कर्ष में वो बताते हैं कि पूरे हिंदुस्तान से ट्रांसजेंडर को ख़त्म कर देने की उनकी नीयत थी। तो कहीं ना कहीं जो संघर्ष टाइप की फिल्में हैं वो उनसे प्रेरित होती हैं। अब हैं आपको बहुत जो बेहतरीन फिल्म है कॉमन जेंडर, क्या कहें उसको, एक सच्ची घटना पर आधारित, जो निर्देशक हैं नोमेन रॉबिन साहब को एक घटना भी नहीं कहें उसको, दुर्घटना कहें। वो दुर्घटना जब उनके आंखों के सामने में घटी तो उन्होंने तय किया कि मैं इस पर फिल्म बनाऊंगा। और घटना क्या थी, वो किसी मॉल में या किसी सार्वजनिक जगह पर थे, तो वहाँ थर्ड जेंडर ने वॉशरूम का उपयोग किया, और उस वॉशरूम का उपयोग करने के लिए उसकी जम के पिटाई हो गई। और उस पिटाई होने के क्रम में सारे मूक दर्शक होकर के देखते रहे, किसी ने उसका कुछ प्रतिवाद नहीं किया। उनके अंदर तक ये बातें हिल गई कि आखिर क्या बात है कि कोई मना नहीं कर रहे हैं, और वो करे तो क्या करे भाई, वॉशरूम दो ही होती है, एक स्त्रियों के लिए होता है, एक पुरुष के लिए होता है, तो कहाँ जाएं। तो इस मुद्दे को फिल्म है, एक बेहतरीन प्रेम कथा फिल्म है। उस प्रेम कथा में एक ट्रांसजेंडर है जो महिला होती है, उसको एक प्रेम होता है, सुष्मिता नाम की लड़की है, एक संजय नाम के लड़के से, नॉर्मल लड़के से प्रेम होता है, और उस नॉर्मल लड़के से प्रेम की सज़ा जो भुगतनी पड़ती है उसे वो वही समझती है। जबकि उसका जो अपना समाज है वो बार बार कहता है कि तुम उसके प्रेम के चक्कर में मत करो, क्योंकि जो सामान्य दुनिया का आदमी है वो कभी भी ट्रांसजेंडर को स्वीकार नहीं कर सकता है। संजय को लगता है कि उसका परिवार काफ़ी पढ़ा लिखा है और काफ़ी प्रगतिशील है, वो शादी करना चाहता है सुष्मिता से, और वो बोलता है कि नहीं हमारा परिवार एक्सेप्ट कर लेगा। और दुखद सबसे वो घड़ी आती है जब वो अपने परिवार वालों से मिलाने के लिए ले जाता है वो ट्रांसजेंडर जो सुष्मिता है, और उसके परिवार वाले मिलने तक से मना कर देते हैं, वहाँ से उसको अपमानित करके विदा कर देते हैं, और इस अपमान को वो बर्दाश्त नहीं कर पाती है। इतना प्यार था और वो अंत में जा कर के सुसाइड कर लेती है। तो इसका इतना दुखांत अंत है उसका। ये उसी कहानी में एक दूसरी कहानी चलती है, एक बबली नाम की कैरेक्टर है, वो भी ट्रांसजेंडर है, और उसको बहुत याद आती है अपने परिवार की, अपने माँ बाप की याद आती है, और उसको मन होता है कि हम जा कर के मिलें, लेकिन वो जानती है कि वहाँ मेरा एक्सेप्टेंस नहीं होगा, वो नहीं जा पाती है। दूसरी तरफ ऐसा नहीं है कि परिवार वाले बिल्कुल भूल जाते हैं, पिता नहीं जाता है, लेकिन माँ की बहुत वेदना है कि बबली से मिले हम। तो इन दोनों तीनों चीज़ों को लेकर के अब फिल्म को दिखाया गया है, और फिल्म का जो सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है वो है कि ये सवाल सरकार, पब्लिक से लेकर के सरकार तक से फिल्म सवाल पूछती है कि अब ये तो हुआ, इसमें इसके लिए सरकार कितनी जिम्मेदार है और सरकार क्या कर सकती है। ये इस फिल्म की जो है, और फिल्म में जो प्रेम प्रसंग दिखाया गया है वो कोई हवाई प्रेम प्रसंग नहीं है। हम लोग जो आम जनता हैं वो समझते हैं कि अरे ये लोग प्रेम थोड़े ही कर सकते हैं,
लेकिन उनका भी दिल होता है, उनका भी हृदय धड़कता है, वो भी प्रेम करते हैं। और जेन्यून में मैं एक साक्षात्कार फिरोज़ साहब ने लिया था, करनाल की एक थर्ड जेंडर हैं मनीषा। तो मनीषा महंत से जब फिरोज़ साहब ने, जो वंगमय पत्रिका के संपादक हैं, उन्होंने जब पूछा कि क्या वास्तव में थर्ड जेंडर के लोग भी प्रेम कर सकते हैं, तो उन्होंने क्या कहा सो सुनिए, और कितनी संवेदनशील बातें उन्होंने की। उन्होंने कहा कि मैं किन्नर हूँ तो क्या हुआ, हूँ तो मैं भी इंसान ही, और मेरे अंदर भी दिल है, कुछ भावनाएं हैं। प्रकृति ने प्रेम करने का अधिकार सभी को दिया है। प्यार के मामले में इंसान भेदभाव कर सकता है, लेकिन प्रकृति नहीं। ये बात इंसान सोच सकता है कि ये वैश्या है, ये प्यार के लायक नहीं, ये किन्नर है, ये प्यार के लायक नहीं। प्रकृति कभी ऐसा नहीं सोचती। मैंने भी किसी से प्यार किया था, तब मैं बहुत ही कम उम्र की थी, तकरीबन 14-15 साल की। तब के बाद न कभी उससे मिले, न कभी उससे बात हुई। यानी ये अनकहा प्रेम मनीषा का था। मनीषा कहती हैं कि ट्रांसजेंडर भी प्यार करते हैं। तो इस दृष्टि से प्यार को बहुत कोमल दृश्यों के साथ रॉबिन ने इस फिल्म बनाया। अब हम बात करते हैं, एक पाकिस्तानी बहुत बेहतरीन फिल्म है बोल। बोल फिल्म मुख्य रूप से, और ये मुद्दा ही है कि पितृसत्तात्मक समाज में ट्रांसजेंडर की क्या स्थिति होती है। ये जो हमारा समाज है, ये द्विलिंगी समाज है। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि द्विलिंगी भी नहीं है, यह जो समाज है ये एक लिंगी समाज है। और वो जो सेकंड सेक्स जो कहती हैं, वो सेकंड सेक्स हैं, वो सेकंड सेक्स कहने के लिए, यानी कि फर्स्ट सेक्स की आवश्यकताएं पूरी भर करने के लिए एक टूल्स के रूप में सेकंड सेक्स है। जब हमारे संस्कृति में कहा गया कि पुत्रः प्रयोजनः भार्या, यानी कि पत्नी की आवश्यकता ही है पुत्र प्राप्ति के लिए, तो आप समझ सकते हैं जहाँ द्वितीय सेक्स के लिए कोई जगह नहीं है, वहाँ ये तृतीय सेक्स के लिए कहाँ से जगह होगी। और इसी जो पितृसत्तात्मक है उस पर चोट करती, वज्र की तरह गिरती है ये फिल्म बोल। और शोएब मंसूर साहब बहुत बड़े निर्देशक हैं। खुदा के लिए उनकी फिल्म इससे पहले उन्होंने बनाई थी, बहुत बेहतरीन फिल्म थी, और उसमें उन्होंने अमेरिकी साम्राज्यवाद किस तरह से मुसलमानों के साथ दुर्व्यवहार करती है, मतलब अनाचार करती है, इस चीज़ को उस फिल्म में बहुत बारीकी से दिखाया गया था। तो बोल फिल्म में इसी चीज़ को, जो पितृसत्तात्मकता में ट्रांसजेंडर को दिखाया है, और उसमें एक हकीम साहब हैं, और हकीम साहब की आर्थिक स्थिति बहुत सामान्य है, लेकिन फिर भी बेटे की लालसा में उनकी 6-7 बेटियां हो जाती हैं, 7 बेटियां होती हैं, और उन 7 बेटियों के इंतज़ार के बाद उनको जो संतान होती है वो लड़का होता है। तो वो बहुत खुश होते हैं, बहुत प्रसन्न होते हैं, लेकिन ये खुशियाँ चंद लम्हों के लिए होती है। अचानक उनको पता चलता है कि ये जो लड़का है ये लड़का है न लड़की है, और तब तो उनके ऊपर में जो है सो बिजली गिर जाती है। बहुत दुखी होते हैं, वो इतने दुखी होते हैं कि उन्हें लगता है कि वे खुद हिजड़े हो गए हैं, खुद नपुंसक हैं वो, इस तरह से उनको महसूस होता है। और फिर शुरू होती है उस बच्चे जो सैफुल्ला नाम रखा जाता है, उसकी यातना कथा शुरू होती है। और उस यातना कथा से पहले मैं बता दूं कि उनकी एक लड़की होती है जो अपने हत्यारे पिता की जो है सो हत्या कर देती है, और उस हत्या में उसको सज़ा, फांसी की सज़ा होती है। और उस फांसी की सज़ा में वो राष्ट्रपति से गुहार करती है कि ठीक है फांसी की सज़ा मुझे मिले, लेकिन मैं जनता से कुछ संबोधन करना चाहती हूँ। और वो जनता से संबोधन करती है। मार्वेलस वो सीन है उसमें, जिसमें वो कहती है कि मैं कातिल हूँ लेकिन गुनहगार नहीं, यानी कि मैंने कोई अपराध नहीं किया। ठीक है कि एक नियम है किसी को मार देने पर फांसी की सज़ा हो, मुझे वो कबूल है, लेकिन मैंने कोई अपराध नहीं किया है, क्योंकि एक भारी अपराधी को मैंने ख़त्म किया है, क्योंकि रहेगा तो और ज़्यादा अपराध करता। और उसके बाद शुरू होती है फिर सैफुल्ला की यातना कथा। वो ट्रक के साथ काम करता है, कई जगह उसके साथ बलात्कार होते हैं, और वो बलात्कार नोटिस भी नहीं होता है। जब मैं इस फिल्म के बारे में पढ़ लिख रहा था तो मैंने महसूस किया
कि कोई क्यों सूचना मुझे नहीं मिलती है, कोई खबर नहीं मिलती है कि किसी थर्ड जेंडर के साथ रेप हुआ हो और उसमें कोर्ट ने कुछ डिसीजन दिया हो। यानी कि थर्ड जेंडर के साथ रेप वगैरह का मामला कोई मामला ही नहीं बनता है। ये कितनी दुखद स्थिति है, जबकि उन्हें थर्ड जेंडर की मान्यता भी प्राप्त हो गई है। तो एक आत्मकथा आई हुई है लक्ष्मी की, मैं लक्ष्मी में हिजरा, और उसमें उन्होंने बहुत अपने साथ जो ये कोई फिल्म वाले कोई अतिशयोक्ति नहीं दिखाते, उस आत्मकथा में जो उन्होंने बताया है कि उनके साथ बहुत बोल्ड आत्मकथा है वो, और बहुत प्रसिद्ध है, पढ़ना चाहिए, वो वाणी प्रकाशन से प्रकाशित है। तो उसमें वो लिखती हैं कि उनके साथ रेप के संबंध में कि क्या कैसे हुआ। देखिए कितनी मार्मिक वेदना है। वो क्या कर रहा है ये समझने के लिए मैं बहुत छोटा था, पहले ही कमज़ोर, उसमें अभी अभी बीमारी से उठा हुआ, बीमार थी, दवाइयाँ जारी ही थी, इस वजह से थोड़ी दवाइयों की मदहोशी भी थी। मैंने उसका प्रतिकार किया या नहीं पता नहीं, मुझे कुछ याद नहीं, पर उसने जब मेरे अंदर घुसेरा तो मुझे बहुत तकलीफ़ हुई और चक्कर आ गया। बस इतना सा कुछ याद है। उसने बहुत प्रयासों के बाद मुझे जगाया और धमकाया कि अगर किसी को कुछ बताया तो देख लेना। ये पीड़ा है, ये दर्द है एक ट्रांसजेंडर की। और बोल ने इन पीड़ाओं को, इन संघर्षों को बहुत बेहतरीन ढंग से दिखाया गया है। अब हम भारतीय फिल्मों पर कुछ बात करें तो एक फिल्म है, तमिल फिल्म है, और उस तमिल फिल्म का मैं क्यों जिक्र करना चाहता हूं मैं बताऊंगा कि वो नर्तकी उच्चारण करते हैं वो लोग, नर्तकी फिल्म है, और उसमें जो एक्ट्रेस हैं वो हैं कल्की सुब्रमण्यम। कल्की सुब्रमण्यम कई प्रतिभाओं से लैस हैं, ट्रांसजेंडर हैं और संपादिका हैं, एक ट्रांसजेंडर पत्रिका की संपादन करती हैं, और नृत्यांगना भी हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, और सबसे बड़ी बात है कि एक इंटरनेशनल संस्था है ट्रांसजेंडर के लिए, उसका जो भारतीय विंग है सहोदरी, उसकी वो निदेशक हैं। और हिंदी फिल्म मतलब भारतीय फिल्म में वो ट्रांसजेंडर के रूप में पहली एक्ट्रेस हैं जो ट्रांसजेंडर भी हैं और ट्रांसजेंडर की भूमिका भी अदा कर रही हैं। ये एक मैसेज है कि अगर हम ट्रांसजेंडर फिल्म बनाते हैं तो क्यों नहीं हम अधिकतर ट्रांसजेंडर जो लोग हैं उनको उसमें हम भूमिका में दें। तो वो फिल्म है, बहुत बड़ी फिल्म नहीं है, 1.25 घंटे की फिल्म है, इतनी बेहतरीन फिल्म है। उसमें जो ट्रांसजेंडर जो ये कल्की होती हैं उनके बालपन को से लेकर के बड़े तक को दिखाया गया है, किस तरह से उनको उपेक्षा मिलती है। मुझे वो सीन, मैं इस पर बोलने के लिए वो फिल्म में देख रहा था मैं, तो वो जिससे प्यार करती है वो बच्चे हैं, दोनों अपने अपने घर से कुछ सामान चुरा के लाते हैं और अपने अपने घर से लाए गए सामान को दोनों एक दूसरे को खिलाते हैं। ये अद्भुत दृश्य था पूरी फिल्म का। तो नर्तकी ऐसी फिल्म है जो हस्तक्षेप करती है कि किस प्रकार से एक ट्रांसजेंडर को परिवार की उपेक्षा मिलती है, कैसे सोशल एक्सक्लूजन होता है, और एक फिल्म में एक जर्नी ऑफ लव, एक प्रेम की यात्रा, बचपन से बड़े होने तक की यात्रा को भी ये दिखाती है। और क्रिटिक लोगों ने कहा कि ये ट्रांसजेंडर फिल्म में एक नई ज़मीन तोड़ने वाली फिल्म है। और विजय पद्मा इनके डायरेक्टर हैं, वो भी स्त्री हैं। तो एक ट्रांसजेंडर एक्ट्रेस और एक डायरेक्टर, इन दोनों ने मिल करके फिल्म को एक विमर्श के रूप में भी स्थापित किया है। उसमें स्त्री विमर्श भी है और जेंडर ये ट्रांसजेंडर विमर्श भी है। एक फिल्म आई थी, बहुत बेहतरीन वो फिल्म थी, उसका मैं जिक्र करना चाहूँगा, वो है मराठी फिल्म है। और वो फिल्म कई दृष्टियों से महत्वपूर्ण है, खास करके जो अंधविश्वास हैं फैले हुए उसको लेकर के।
तो वो फिल्म जोगवा फिल्म है। उस फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे महाराष्ट्र और कर्नाटक में एक अंधविश्वास है कि किसी लड़की के बाल में अगर जटा हो जाए तो वो घर में रहने लायक नहीं होती है, उसको घर से निकाल दिया जाता है और देवी यलम्मा देवी के सेवा में उसको दे दिया जाता है। एकाकी जीवन जीना पड़ता है और जब कभी डांस वगैरह होता है जब उसमें मंदिर में, तब उस मंदिर में जा कर के जो है सो उसको सेवा देनी होती है। उसी तरह से किसी लड़के के अगर लिंग से अगर थोड़ा भी ब्लड आ जाए तो उसे माना जाता है कि ये हिजड़ा है और उसे भी घर से निकाल दिया जाता है। बताइए कि ये अंधविश्वास सैकड़ों सालों से उस इलाके में जो लोग सामान्य हैं, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, जो समाज में प्रचलित है। और उसी की ये कहानी है। उसमें एक लड़की है जिसको देवदासी बना करके मंदिर की सेवा में दे दिया जाता है। फिर वहाँ जो मंदिर वगैरह में जो होते हैं उसके साथ वही सब कुछ होता है। एक लड़के से उसका प्रेम भी होता है, बाद में वो लड़का फिर भाग जाता है। लेकिन वहाँ जो जिस लड़के को हिजड़ा बना करके रख दिया गया था उससे फिर उसका प्रेम होता है और फिर वो दोनों अपने जीवन को संवारने की कोशिश करते हैं। तो मूल रूप से ये फिल्म जिस प्रकार से धार्मिक आडंबर के और धार्मिक अंधविश्वास के नाम पर जो समाज में जो रूढ़ियाँ प्रचलित हैं उसमें एक थर्ड जेंडर लोगों की क्या दुर्दशा होती है। जो थर्ड जेंडर नहीं भी हैं उनको भी ज़बरदस्ती थर्ड जेंडर बना करके पेश किया जाता है। तो ये एक बड़ी समस्या प्रति फिल्म थी और सूली अत्तयप्पा इस फिल्म के कैरेक्टर हैं। और ये फिल्म है 3 कहानियों जो चोडवा, भंडार भोग और दर्शन, ये 3 कहानियों पर ये फिल्में बनी हुई हैं। तो कुल मिलाकर के मैं ये बात करना चाहूँगा। अब थोड़ी सी हिंदी फिल्मों पर मैं बात करूँ। मैंने बताया कि आपको किस प्रकार से हिंदी फिल्मों के अधिकांश फिल्मों में एक असंवेदनशीलता के साथ थर्ड जेंडर को दिखाया जाता है। जैसे मैंने आपको सड़क संघर्ष वगैरह की चर्चा की। लेकिन कुछ अच्छी फिल्में हैं जिसमें बहुत ही संवेदनशील, वास्तव में वो संवेदनशील होते हैं। मैं तो उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ जिसने समाज के लिए ये नियम बनाया होगा कि ये थर्ड जेंडर जो हैं, हिजड़े जो हैं, वो हिजड़ा शब्द में सबसे उपयुक्त इनके लिए मानता हूँ क्योंकि हिज्र से ये बना हुआ है जो सोशल एक्सक्लूजन हिज्र बोलते हैं, जिसको सामाजिक रूप से बहिष्कृत कर दिया गया। तो ये हिजड़ाओं को मंगल कामना के लिए निर्धारित किया होगा। हम सभी जानते हैं कि किसी शुभ अवसर पर ये मंगल कामना के लिए आते हैं, जन्मोत्सव में मंगल कामना करने के लिए आते हैं, विवाह में मंगल कामना करने के लिए आते हैं। तो कितनी बड़ी बात थी कि जिन लोगों ने सोचा होगा कि जिनकी इसकी उपेक्षा होती है उनको एक मतलब शुभ कर्म से जोड़ा जाए। तो जो समुदाय, जो समाज मंगल कामना से जुड़ेगा वो इतना वायलेंट नहीं हो सकता है। तो मैं मतलब वो फिल्म है याद करता हूँ, वेलकम टू सज्जनपुर। अद्भुत वो फिल्म है। जब फिल्म का 100वां वर्ष आया था तो एक फिल्म का विशेषांक भी आया था जिसमें मैंने उस सज्जनपुर पर एक लेख लिखा था, जिसको जो डायरेक्टर थे उन्होंने ब्लैक कॉमेडी की इस फिल्म को संज्ञा दी थी। और आप लोगों को मौका लगे तो इस फिल्म को जरूर देखिए। एक और कारण से वो फिल्म महत्वपूर्ण है कि भारतीय सिनेमा के इतिहास में वो पहली फिल्म है जिसमें नायक और नायिका जो दलित हैं उनको दलित नाम से बुलाया गया है। वो कुशवाहा नाम रखा गया है नायक का और कुम्हारी नायिका का नाम है। तो उस फिल्म में तो और कई प्रसंग हैं, चिट्ठी पत्री का माहौल है, लेकिन एक कैरेक्टर है जो इलेक्शन लड़ना चाहता है, जो ट्रांसजेंडर है और काफ़ी दबंग नेता हैं वहाँ, सरपंच काफ़ी दबंग हैं और उस दबंगई में उसकी वो चलने नहीं देते हैं। तो आप देखिए कि जो सामान्य जो समाज का जो एक दबंग नेता है और एक ट्रांसजेंडर की नेता है, दोनों की मनोभूमि में कितना फ़र्क है। 2 पत्रों के माध्यम से उस फिल्म में दोनों लोगों के मनोभूमि को दिखाया गया है। पहली बार तो वो जो राम सिंह और जो सिंह समुदाय के लोग हैं जो इलेक्शन में लड़ते हैं, वो कलेक्टर को चिट्ठी लिखते हैं
और उनकी भाषा देखिए कितनी हिंसक भाषा है। वो लिखते हैं, ओए कलेक्टर देख, हमको हिजरा सरपंच नहीं चाहिए। नहीं चाहिए मतलब नहीं चाहिए। जब वो सरपंच हो जाएगा तो गांव में हो जाएगा ताता थैया। फिर आगे लिखता है कि थोड़ा लिखा ज्यादा समझ। ये एक आम, मैं आम कह रहा हूं, आम भारतीय नेताओं की भाषा है। वहीं जब वो काफ़ी प्रताड़ित करते हैं वहाँ के नेता लोग मुन्नी बाई को, जो वो इलेक्शन लड़ना चाहती है, वो डीएम को चिट्ठी लिखती है। मैं पूरी चिट्ठी नहीं, मैं थोड़ा सा अंश पढ़ रहा हूँ और उससे आपको पता चलेगा कि क्या मानवीय संवेदनाएं क्या होती हैं। वो लिखती है, माननीय कलेक्टर साहब, हम हिजरे भी इंसान होते हैं। इंसान कोनो अजूबा नहीं। पुरान काल का इतिहास उठा के देख लो। हम किन्नरों ने मेहनत मशक्कत करके समाज में अपना नाम कमाया है, पर आज आपके राज में हम पर चारों तरफ से अत्याचार हो रहा है। हुजूर, ये राम सिंह हमको बहुत धमकाए रहे हैं। हुजूर, ऐसे जैसे हम कोनो रावण हो। कहत हैं, अबे साले तू जनजात हिजरा है, हिजरा तुम लोगों को चुनाव में खड़े होने का कोनो हक नहीं है। ये कहा है हुजूर, क्या हमारा दिल नहीं धड़कता? हमारी आंखों से आंसू नहीं गिरते? हमारी सुरक्षा की व्यवस्था की जाए हुजूर, ताकि हम शांतिपूर्ण चुनाव लड़ सकें। आपकी और सबकी मुन्नी बाई। ये संवेदनाएं हैं एक जो हिजरा है, जो इलेक्शन का चुनाव लड़ना चाहता है, उसका ये मामला है। ये मुझे लगता है कि इस फिल्म के अतिरिक्त मैं अगर कुछ बात करूं तो चेतना सबसे महत्वपूर्ण है। चेतना महत्वपूर्ण है, और ये चेतना जिस प्रकार से दलित दृष्टि में दलित चेतना उत्पन्न हुई, वो दलितों ने लड़ करके संघर्ष करके एक मुकाम हासिल किया। किसी ने उसको तस्तरी में नहीं दिया। स्त्री विमर्श में स्त्रियों ने लड़ करके अपना लिया, और ट्रांसजेंडर को भी अपने से खुद से लड़ करके ही अपनी हैसियत मजबूत करनी होगी। हमारे समाज से बहुत उम्मीद की गुंजाइश नहीं है, और वो लोग ऐसा कर भी रहे हैं। मतलब जिस तरह से मुझे लगता है कि एक ट्रांसजेंडर विमर्श चलना चाहिए। एक उनका ब्लॉग में देख रहा था, आधा सच नाम से उनका एक ब्लॉग है, जिस ब्लॉग में वो बहुत ढंग से अपनी बात रख रही हैं और अपनी भी आलोचना कर रही हैं। उसमें उन्होंने लिखा 2010 में जो ट्रांसजेंडर का सौंदर्य प्रतियोगिता आयोजित हुई थी, उसमें उन्होंने कहा कि ये जो सौंदर्य प्रतियोगिता से हम लोगों का भला होने वाला नहीं है। इसमें जो कुछ बड़े लोग हैं वो लोग आ जाते हैं और पुरस्कार प्रतियोगिता लेकर के चले जाते हैं, जबकि जो वो लक्ष्मी हों या जो बड़े लोग हो चुके हैं, जो शबनम हैं, उन लोगों ने ट्रांसजेंडर के लिए क्या किया? कौन सा स्कूल खोला? कौन सा कॉलेज खोला? सरकार से उन्होंने क्या ये की? तो ये आपस में जो डिबेट है, जो आपस में जो विमर्श है, उसको वो लोग बता रहे हैं। और मुझे लगता है कि इन्हीं दोनों विमर्शों की तरह हम लोग जो सामान्य व्यक्ति हैं वो उसमें सहायक हो सकते हैं, उनकी सहायता कर सकते हैं। ये एक सिनेमा का समाज में सीधा असर पड़ता है, इसलिए सिनेमा जगत को भी समुदाय की संवेदनशीलता को सामने लाने में सहायता करनी चाहिए। और वो अब सिनेमा ने ऐसा किया भी है, कई ऐसी फिल्में बनी हैं जो इनकी समस्याओं को वो दरमियाँ हों या ये सारी शबनम मौसी हों, बहुत बेहतरीन फिल्म है शबनम मौसी, ये सारी फिल्में इस तरह की चीज़ों को ला रही हैं। अब मैं एक फिल्म की चर्चा करके और फिर थोड़ा सा एक न्यायालय की बात मैं करूँगा। बॉम्बे टॉकीज़। बॉम्बे टॉकीज़ जो फिल्म है वो हिंदी फिल्म के इतिहास में कई कारणों से महत्वपूर्ण है। एक तो फॉर्म के लेवल पर ये इसमें शिल्प के लेवल पर बहुत नया इन्वेंट किया, एक नया शिल्प दिया इस फिल्म में। इसमें 4 कहानियां हैं और चारों कहानियां अलग अलग हैं, और इसमें 4 डायरेक्टर हैं। जोया अख्तर हैं, करण जौहर हैं, दिवाकर बनर्जी हैं, अनुराग कश्यप हैं। ये 4 डायरेक्टर ने मिलकर ये फिल्म, आपको बता दिया, पहले मैंने बताया कि फिल्मी दुनिया की ओर से ये फिल्म है।
आपको याद होगा कि आप लोग हिंदी के ज़्यादा लोग हैं, अज्ञे ने एक प्रयोग किया था 12 खंभा उपन्यास के नाम से, जिन्होंने एक ही उपन्यास को उन्होंने 12 लोगों से लिखवाया था। मन्नू भंडारी और राजेंद्र यादव ने भी मिलकर एक इंच मुस्कान में एक चैप्टर राजेंद्र यादव लिखते थे, एक चैप्टर मन्नू भंडारी लिखती थी। तो उसी तरह से ये एक एक्सपेरिमेंटल फिल्म था बॉम्बे टॉकीज, और उस बॉम्बे टॉकीज में एक बच्चे के जो शरीर में जो ट्रांसजेंडर का जो फॉर्मेशन होता है, और उस ट्रांसजेंडर के फॉर्मेशन में जो उसकी उलझन है, और एक परिवार का भी उलझन। मैं ये भी कहना चाहूँगा कि देखिए, ट्रांसजेंडर पर बड़ी बड़ी बात जैसे मैं कह रहा हूँ, ये कहना जितना आसान है उतना ही उसको झेलना कठिन है। और वो जिसके परिवार में ये बच्चे इस तरह के पैदा होते हैं, उनकी वेदना भी ये नहीं है। वो ये नहीं चाहते हैं कि हम अपने बच्चे को नहीं रखें। समाज ने ऐसा क्रिएट किया हुआ है, उस समाज के आगे वो मजबूर होते हैं। तो उसमें एक बच्चा है जिसका पिता चाहता है कि हमारा बच्चा फुटबॉल खेले और फुटबॉल में अच्छा करे, लेकिन वो जब फुटबॉल में जाता है तो एक बार भी बॉल वो पकड़ ही नहीं पाता है। उसे नृत्य आकर्षित करता है। वो जब शीला की जवानी गाना सुनता है तो उसके अंदर से कुछ सेक्रेशन होता है, और वो अंदर से उसकी बाहें और उसके पैर थिरकने लगते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि उस चीज़ को हम अभिभावक को गौर करना चाहिए अपने बच्चों। ये नहीं है कि कोई जन्म से ट्रांसजेंडर होगा, ये धीरे 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 वो लगभग 7, 8, 9 साल तक ये लक्षण प्रकट हो सकते हैं। लेकिन जो ही वो डांस करते वगैरह देखता है तो उसका पिता उसको पीटता है, उसकी माँ उसको दुखी होती है, लेकिन फिर उसकी संवेदना को समझने वाली उसकी बहन ही होती है। बहन उसकी संवेदना को समझती है। और एक दृश्य है, वो अद्भुत दृश्य है, जिसमें उसकी बहन को टूर पर जाना होता है, लेकिन दोनों चुकिया मिला करके भी पिताजी उसको टूर पर पैसा देने के लिए नहीं देखते हैं। कहा था कि बॉम्बे टॉकीज, तो बॉम्बे टॉकीज में जो वो बच्चा है, वो जो एक सीन है जिसमें उसकी बहन जाना चाहती, तो बॉम्बे टॉकीज में जो दोनों चुकिया, बहुत सुंदर दृश्य है कि दोनों अपना अपना चुकिया लाते हैं, उसके बाद भी 250 रुपये कम पड़ जाते हैं। तो उस गुल्लक से वो 250 रुपये, तो एक योजना बनाते हैं कि एक छोटा सा शो का आयोजन करते हैं। और वो दोनों मिल करके एक मोहल्ले में ही, जब माता पिता उनके बाहर गए होते हैं, तो एक शो का आयोजन करते हैं। और उस शो के आयोजन में मोहल्ले के लोग जुटते हैं, और वो उसी जो उसके सपने में जो आती है शीला की जवानी वाला गीत, तो वो कैटरीना शायद उस भूमिका में है, तो कैटरीना का जो वो गाना है, उस गाने पर वो डांस करता है। अब वो मैं उस गाना को मैं बहुत अच्छा नहीं मानता था, लेकिन पता नहीं जब उस बच्चे को मैंने देखा शीला की जवानी पर गाना करते हुए, तो मुझे उस बच्चे से तो प्यार हुआ ही, मुझे उस गाने से भी प्रेम हुआ। और बहुत मैंने अच्छे से उस गाने को देखा, इतना बेहतरीन वो डांस करता है, सारे लोग बहुत इंजॉय करते हैं। तो कहने का मतलब है कि एक कला विकसित हो रही है उसमें। उसको, उस कला को गार्जियन को चाहिए, उस कला को समाज को चाहिए कि जो इसमें हो रहा है उसको विकसित होने दिया जाए, न कि उसको ज़बरदस्ती। मैं तो यहाँ तक मानता हूँ समाज इतना मतलब क्या कहें, कूढ़ मगज होता है कि अगर कोई बच्चा पैदा होता है, वो बाएं हाथ से लिखने लगता है, तो उसको ज़बरदस्ती जो परिवार जो है उसको दाएं हाथ से, उसको लगता है कि बाएं हाथ से लिखेगा तो कुछ जुल्म हो जाएगा। भैया बाएं हाथ, उसको कुदरत ने बायां हाथ मजबूत बनाया है, उसको आप अगर ज़बरदस्ती राइट हैंड कर दीजिएगा तो बहुत अच्छा उसमें नहीं कर पाएगा, उसमें आप रहने दीजिए। हमको याद है क्रिकेट खिलाड़ी सुरेंद्र जो थे वो लेफ्ट बैटिंग करते, लेफ्ट हैंड से करते थे। कई लेफ्टिस्ट हैं जो बहुत अच्छे हैं। तो यही मानसिकता ट्रांसजेंडर वाले में भी है कि आप अगर उसमें दूसरे, वो तो व्यक्ति तो पूर्ण है ही अपने आप में, और अगर कहीं लैंगिक डिसऑर्डर है भी तो देख लेगा आगे वो अपनी समस्या का समाधान कर लेगा। आप क्यों उसको आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं? मुझे वो याद आ रहा है प्रदीप सौरभ का तीसरी ताली, जिसमें वो कहते हैं कि आश्चर्य लगता है कि एक विकलांग बच्चा लाखों रुपया खर्च करके और पूरी जिंदगी ये माँ बाप एक विकलांग बच्चा को साथ रखता है, लेकिन जो ट्रांसजेंडर बच्चे होते हैं उस ट्रांसजेंडर बच्चे को घर से निकाल देते हैं। मैं अंत में आपको 4 लाइन सुनाऊंगा, फिर उसी मनीषा मोहंती जी की वेदना कि क्यों वो इतनी दुखी होती हैं समाज को लेकर के।
तो ये है। एक बहुत बड़ी जो है सो राहत मिली अप्रैल में, जब सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें ये दिया, थर्ड जेंडर का अधिकार उनको दिया कि अब आप एक तृतीय लिंग के रूप में, चलिए तृतीय ही सही लेकिन लिंग के रूप में उन्हें दिया। और वो भी मुझे महत्वपूर्ण नहीं लगता है, महत्वपूर्ण मुझे सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट लगता है। जिस भाषा में सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया है, मैं चाहूँगा कि मैं आपको वो कुछ जजमेंट को मैं आपको पढ़ के सुनाऊँ। मतलब वो काव्यात्मक पंक्तियाँ हैं जो उस जजमेंट में उन्होंने कहा। उन्होंने कहा कि न्यायालय ने, जो जज थे, शायद ही कभी हमारा समाज इस ओर ध्यान देता हो कि जिस सामाजिक आघात, घोर वेदना और पीड़ा से हिजड़े समुदाय के लोग गुजरते हैं उसकी कद्र की जाए। दरअसल उस समुदाय के सदस्यों की सहज अनुभूति, विशेषतः उनके दिमाग, शरीर और जैविक लिंग की कद्र न करना उनकी अवमानना है। देखिए, ये वक्तव्य है उच्चतम न्यायालय के जजों का। हमारा समाज कार्यस्थल, दुकान, मॉल, सिनेमा तथा अस्पताल जैसे सार्वजनिक स्थलों पर हिजड़ा का मजाक बनाता है, गालियां देता है, दरकिनार करता है और अस्पृश्यों की तरह व्यवहार करता है। समाज की यह नैतिक विफलता ही है कि हम भिन्न लैंगिक अस्मिता को अपने में समावित नहीं कर पाते हैं। जो हमारे बीच के हैं, जो हमारा समाज उन्हें अंगीकार नहीं कर पाता, यह एक खास तरह की मानसिकता की अभिव्यक्ति है जिसे हमें बदलना है। ये खास तरह की जिस मानसिकता की बात करते हैं वो बीमार मानसिकता है। जो लोग थर्ड जेंडर के प्रति उपेक्षा का बर्ताव करते हैं, मेरा मानना है कि वे बीमार हैं, वे रोगी हैं और उन्हें सामाजिक इलाज की आवश्यकता है। कोई डॉक्टरी इलाज की आवश्यकता नहीं है, सामाजिक इलाज की आवश्यकता है। देखिए कि कितनी पीड़ा है, जो अपने उसी साक्षात्कार में मनीषा महंत कहती हैं कि क्योंकि किन्नर तो इस समाज और देश में उस अनाथ बच्चे की तरह हैं जिसकी कोई माँ नहीं है। वो कितना भी रोए और कुर्लाए, उसको कोई दूध पिलाने वाला नहीं। उसको तो खुद ही अपने लिए दूध मांगना होगा या रो रो कर मर जाना होगा। कहते हैं कि बच्चा जब रोता है तभी माँ दूध पिलाती है, लेकिन उस ट्रांसजेंडर बच्चे का दुर्भाग्य देखिए कि वो रोए तो भी माँ दूध नहीं पिलाती है। दूध क्या पिलाती है, उसको निष्कासित कर देती है। और इसी मनीषा महंत जी के स्टेटमेंट के आधार पर जो मैंने बयान में लेख लिखा था, तो मैंने कहा था कि भारत माँ के ये अनाथ बच्चे, यानी कि उनका न घर है, न परिवार है, न समाज है, न देश है। मुझे वो वाल्मीकि जी की कविता याद आती है कि खेत तुम्हारा, कुआं तुम्हारा, सब कुछ तुम्हारा, मेरा क्या। ट्रांसजेंडर की ओर से कि सब कुछ तुम्हारा, हम जाएं। लोग कहते हैं कि वो बहुत बदमाश होते हैं ट्रेन में। मैं अपने बारे में आपको अनुभव बताऊं, आप हंसेंगे। जब मैं जेएनयू में एडमिशन लेने के लिए आ रहा था ट्रेन से, तो उससे पहले मुझे कोई ट्रांसजेंडर से डायरेक्ट कोई बहुत नज़दीक से पाला नहीं पड़ा था। तो जब मैंने देखा कि हमारे कोच से जस्ट पहले 2-3 में ट्रांसजेंडर समूह आ रहा है और वो हम लोगों जैसे उम्र में युवा था उस समय में, तो वो किसी का वो गाल छू रहा है, निकाल पैसे ये कर रहा है, तो मैं इतना मतलब लज्जित महसूस किया कि मैं सोने का एक्टिंग करके मैं सो गया वहाँ, कि हमें मेरे पास ना आए। ये मानसिकता थी जब मैं एमए में एडमिशन लेने आया था। और जब जेएनयू जाने के बाद जब इसके बारे में देखा पढ़ा, और ख़ास करके जिस पहली फिल्म की मैंने आपको जिक्र किया दायरा, उस फिल्म के बारे में मैंने कहीं कहीं क्रिटिक पढ़ा, तब मेरी धारणाएं धीरे धीरे बदलने लगी। और इसी तरह से धारणाएं बदलती हैं। और हम सब लोगों को जो फिरोज साहब पत्रिका के माध्यम से कर रहे हैं, जो योगेश भारद्वाज, जो श्याम बेनेगल, जो फिल्में बना करके जो कर रहे हैं, हम सब लोगों का नैतिक दायित्व बनता है कि समाज में हम ऐसा काम करें।
हम कोई भी फंक्शन करें, हम उनको बुलाएं, सिर्फ कार्यक्रम के लिए नहीं बुलाएं बल्कि आमंत्रित करें, उन्हें सम्मान दें, तो 10 लोगों को लगेगा देख करके कि अरे इसको सम्मान मिल रहा है। कार्यक्रम के लिए भी बुलाएं, केवल जन्म पर ही नहीं, अब तो वो भी जन्म पर भी लोग नहीं बुलाते हैं, जन्म पर बुलाएं, वो सामाजिक कार्य में बुलाएं, अधिक से अधिक उनको शेयर करें। और एक बात तो और भी है कि जिनको गोद लेना हो, मैंने नहीं सुना कि किसी ने थर्ड जेंडर बच्चे को गोद लिया हो। गोद लें, ये एक तमाचा होगा ऐसे समाज पर जो घर से निकाल देते हैं या जो उपेक्षा करते हैं। तो जो लोग लेना चाहते हैं तो वो तो किसी थर्ड जेंडर बच्चे को गोद लें, तो एक बहुत बड़ी बात होगी, बहुत बड़ी क्रांति होगी। लेकिन अभी फ़िलहाल जो परिवर्तन हो रहे हैं, लेकिन अभी समाज से बहुत ज़्यादा की उम्मीद नहीं की जा सकती है। अंत में इस समाज के बारे में मैं शबनम मौसी के फिल्म्स के एक संवाद से अपनी बात जो है को विराम दूंगा। बहुत लंबे समय से आप सुन रहे हैं। वो संवाद है कि जब उसको जो दबंग लोग हैं, जब शबनम मौसी को बहुत प्रताड़ित करते हैं, तो वो भी बहुत दबंग है, वो भी लड़ती है, लेकिन भरे समाज के सामने में वो एक बार बोलती है कि अरे हम तो शरीर से हिजरा हैं, तुम लोग तो मन से हिजरे हो, असली हिजरे तो तुम लोग हो। अगर हिजरा का संबंध जो हम लोग मुहावरे में यूज़ करते हैं अगर नपुंसकता से है, अगर कायरता से है, तो वास्तव में मुझे कहते हुए मतलब शर्म नहीं आ रही है कि हम समाज हिजरे हैं, जो ये समाज उनको उस रूप में स्वीकार नहीं कर रहा है। तो हमें अपने इस हिजरेपन से, अगर कोट इन कोट में हिजरेपन कह रहा हूँ, इस से उबरना होगा। और जिस दिन समाज उभरेगा उसी दिन एक हम स्वस्थ और अच्छे समाज की कल्पना कर सकते हैं। अन्यथा मुझे बहुत अच्छा लगा आप सब लोगों से जुड़ करके। और अंत में एक बार फिर मैं वांग्मय पत्रिका और फिरोज़ साहब, उनकी टीम, अकरम, सबको मैं व्यक्तिगत रूप से धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों के सौजन्य से मैं बातचीत कर सका और संवाद स्थापित हो पाया। शुक्रिया।